सबका हार्दिक स्वागत है। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि आज संसद का सत्र चल रहा है। इतने दिनों से गतिविधियां रुकी हुई थी, संसद बाधित था, पर आज कार्यक्रम में विघ्न पड़ना था तो ये विघ्न पड़ गया। इसलिए मंच पर हमको जिनकी अपेक्षा थी उनमें से अभी भी वो कह रहे हैं कि कार्यक्रम आप शुरू कर दीजिए। जैसी स्थिति होगी हम लोग कार्यक्रम में अपनी सहभागिता अवश्य करेंगे। तो प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस था। हम बाबा साहेब की पावन स्मृति को नमन करते हैं और उनकी स्मृति को नमन करके कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मैं आग्रह करूंगा आज के उत्सव पुरुष श्री बसंत कुमार जी से कि वे मंच पर आएँ, और साथ में मैं आग्रह करता हूँ श्री संजय निर्मल जी से, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कृपया आएँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य में निदेशक NSIC श्री P उदय कुमार जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कृपया मंच पर आएँ, अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में एक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं श्री विजय कुमार जी, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कृपया आएँ और हम फिर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। बल्कि मैं आग्रह करूंगा कि मंचस्थ अभ्यागत माननीय सरस्वती जी की प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए आएँ तो समय भी बचेगा और कार्यक्रम हम। और एक विनम्र आग्रह है, कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर लें। सरस्वती जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर हम इस सारस्वत समारोह का शुभारंभ कर रहे हैं। माँ सरस्वती अपनी कृपा हम पर बनाए रखें और ज्ञान का आलोक प्रकाशित करती रहें। विजय जी आइए, आप भी माल्यार्पण करें। कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए। एक बार पुनः सम्मानित मंच और आप सब अभ्यागतों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सर्वप्रथम मंचस्थ अभ्यागतों का पुस्तक संच से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं श्री कुणाल रंजन से। कुणाल रंजन जी कहाँ हैं? आइए। और आदरणीय संजय निर्मल जी का पुस्तक संच देकर स्वागत कीजिए। श्री P उदय कुमार जी का स्वागत करेंगे श्री राजेश सिंह जी। आइए राजेश जी। श्री विजय कुमार जी का स्वागत करेंगे श्री सुनील कश्यप जी। आइए सुनील जी। सुनील जी एक बहुत सामाजिक काम करने वाली संस्था पहल के अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय संस्था है, इधर से उधर।
समारोह के केंद्र बिंदु यशस्वी लेखक श्री बसंत कुमार जी का स्वागत करेंगे श्री सर्वेश पांडे जी। हार्दिक स्वागत है। जी जी जी, आप सबकी शुभकामनाओं की वजह से ही प्रभात प्रकाशन वह सब कर पाता है जिसकी आज समाज को सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि भारत के गौरवशाली अतीत और स्वर्णिम भविष्य को रेखांकित करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन करें। ऐसी पुस्तकें जो समाज को दिशा दे सकें और एक सद्भावना जागृत कर सकें, सकारात्मकता पैदा कर सकें। आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक उसी श्रृंखला की एक गौरवमयी कड़ी है। इस पुस्तक में बाबा साहब आम्बेडकर जी के राष्ट्रभाव और राष्ट्रवाद को रेखांकित करने का एक विनम्र प्रयास किया गया है। बाबा साहब ने राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह अभिनंदनीय है। उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया जो देश की अखंडता एवं एकता को आज भी सुरक्षित किए हुए है। नागरिकों के हितों की सुरक्षा हेतु संविधान में मूल आधारों की व्यवस्था उन्होंने की। यह पुस्तक बाबा साहब आम्बेडकर के राष्ट्रीय विचारों को लोगों तक पहुंचाने और राष्ट्र के विकास में उनके योगदान का उजागर करने वाली एक उत्कृष्ट कृति है। इस पुस्तक में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी ने अपना संदेश दिया है जो प्रकाशित हुआ है। माननीय ओम बिरला जी लिखते हैं, भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन असमानता के विरुद्ध लड़ने तथा दलितों, शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु समर्पित कर दिया। एक नई सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए उनके अथक प्रयासों और भारत के संविधान के निर्माण में उनके योगदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। यह अवश्यंभावी है कि किसी भी अन्य समाज की तरह हमारे समाज में भी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आते रहेंगे, परंतु डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रचारित समानता की अवधारणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम एक राष्ट्र के रूप में इसलिए विकास कर पाए क्योंकि हमने अपने सभी विकास की गतिविधियों और नीतियों के कार्यान्वयन सदैव प्रेरणाप्रद तरीके से किए हैं और हमें एक समतामूलक समाज की स्थापना करने हेतु एक दिशा बाबा साहब ने दिखाई है। इस पुस्तक के लेखक स्तंभकार श्री बसंत कुमार राष्ट्रवाद व भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि रखते हैं। इनके महात्म्य को स्थापित करने के लिए, रेखांकित करने के लिए वे नियमित लेख लिखते हैं जिन्हें पाठकों का अच्छा प्रतिसाद मिलता है। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित होकर प्रसिद्धि पा चुकी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे आएँ और अपना लेखकीय वक्तव्य प्रस्तुत करें। आइए बसंत जी। मेरे परम मित्र आपके ऋषि पत्नी श्री संजय निर्मल जी, NSIC के निदेशक श्री P उदय कुमार जी और श्री विजय कुमार जी और मेरे वहाँ से आए हुए शुक्ला जी, संतोष मिश्र जी, या सभागार में सभी उपस्थित सत्संगी। आज हमारा दुर्भाग्य है कि ये पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसलिए जो हमारे अपेक्षित अतिथिगण थे वो नहीं। संविधान निर्माता था, हम लोग सब जानते हैं कि भाई संविधान निर्माता थे। उसके साथ साथ आप देख लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, ये उनकी 1924 की शोध का प्रयास था। उसके बाद ये लाया गया। या जो हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की बात, तो अनफॉर्चुनेटली जो उनका हिंदू कोड बिल था वो नहीं पास हो सका। दैट डिफरेंट इशू।
लेकिन महिला सशक्तिकरण की शुरुआत अगर किसी ने की तो डॉक्टर अम्बेडकर ने की। हम नदियों को जोड़ने की बात करते हैं, डैम्स की बात करते हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर की देन थी। पहली बार जो हिंदुस्तान में लेबर की बात थी कि लेबर से आप 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं लेंगे, वो अम्बेडकर की बात थी। तो मतलब हमको डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में एक ये मिला कि वो सिंपली एक विशेष वर्ग के नहीं थे, वो पूरे देश निर्माण में सारे वर्गों के नेता थे, और ये बात लोगों के सामने लाई जानी जरूरी थी। अब ये बात होती कि आखिर ये कैसे, ये किताब की बात है, कैसे शुरू हुई। तो मेरे एक मित्र हैं विनोद सोनकर जी, तो जब ये सेशन शुरू हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि क्यों न जो नरेंद्र मोदी साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बोला है उनको कहीं संकलित किया जाए। मैंने उनको संकलित करके दिया, वो कुछ कारणों से वो नहीं हो पाया, एक अलग बात थी। तो उसके बाद मैं आरएसएस में डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से मिला, कुछ बात हुई, मैंने कहा साहब एक मैं चाहता हूँ, कहते ऐसे मत करो, कि राष्ट्रवाद के लिए भी डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, तो आप उसको भी लिखिए, कंप्लीट बनाइए कि लोगों को पता लगे कि राष्ट्र के उत्थान के लिए, भारत के निर्माण के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया है। फिर मैं प्रभात जी के पास गया तो प्रभात जी कहते हैं नहीं भाई साहब शुरू करते हैं इसको। तो मैं पहले ओम बिरला जी के पास गया, लोकसभा अध्यक्ष जी के पास, उनको आना था, दुर्भाग्यवश अभी सेशन में फंसे हुए हैं। तो कहते हैं बसंत जी कीजिए, और एक दिन में मुझे उनका वो मिल गया संदेश, पहला संदेश। फिर योगी आदित्यनाथ जी का मिला, और इसका संपादकीय लिखा माननीय कल्याण मिश्र जी ने, महामहिम कल्याण मिश्र जी ने। किताब शुरू हुई, और होने के बाद क्या हुआ कि मैं बीमार हो गया, और बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, लोग मिलने वाले छूट गए, सब कुछ होता रहा, सिर्फ परिवार बचा। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक दिन प्रभात जी के, जब मैं अस्पताल से आ गया, प्रभात जी कहते भाई साहब किताब आपकी तैयार हो गई है, और इन्होंने 10 प्रतियां मेरे घर भिजवा दी। और शायद वो कहूँगा कि डॉक्टर ने मुझे बचाया, तो इस किताब ने मुझे जो एनर्जी दी उसके लिए धन्यवाद। अब ये बात आती है कि आप कैसे कहते हैं कि बाबा साहब राष्ट्रवादी थे। एक भाग में तो आपको मिलेगा नरेंद्र मोदी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ जी ने सबने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या कहा है। लेकिन दूसरे पार्ट में जो कुछ राष्ट्रवादी इश्यूज हैं, जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 370 की, शायद बहुतों को ना पता हो कि आर्टिकल 370 का विरोध राष्ट्रीय कमेटी के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर साहब ने किया था, लेकिन वो नेहरू जी ने करवाया जबरदस्ती, दैट वाज डिफरेंट इशू, और उसको हटाने में 7 दशक लग गए। अब जाके हटा है, वो भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उसके कारण। फिर बात आई पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब पार्टीशन ऑफ इंडिया में उसमें ये कह दिया गया, अगर सही तरह से बंटवारा होता तो ये जो हमारे देश में झगड़े होते ये नहीं होते। ये बात उस आदमी ने 1947 में ही कह दी थी। फिर कॉमन सिविल कोड, या वंचित समाज को, अक्सर ये झगड़ा होता है, हमारे मित्र संजय निर्मल जी बैठे हुए हैं, बड़ा कई बार उनका मेरा विरोध होता रहता है, लेकिन छोटे भाई हैं तो कहते रहते, कोई बात नहीं। तो होता क्या है कि बाबा साहब ये कहते थे कि वंचित समाज को, आरक्षण को मानो बोलिए, जब तक कि डेवलपमेंट के, विकास की धारा में उनको मुख्य धारा में नहीं लाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और इसीलिए उन्होंने इनिशियली कहा था रिजर्वेशन शुड बी फॉर 10 ईयर्स, कि तब तक हम इतना विकास कर लेंगे कि हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये हमारी सरकारों की, चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी को नहीं कह सकते, सबने विकास के नाम पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, किसी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो था एक वोट बैंक बन जाए। और अब तो बड़ा हो गया है, एससी वोट बैंक अलग, ओबीसी वोट बैंक अलग, ये अलग अलग, वो अब आजकल जातीय सम्मेलन चल रहे हैं, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चाहते थे। तो उन्होंने विभिन्न पहलुओं पे इसमें उनके विचारों को दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ें। और एक बड़ी, उन्होंने एक, मुझे किसी ने एक दिन सेंटेंस भेजा था कि आप मेरी पूजा मत करो, जो मेरे विचार हैं, जो मैंने कहा है उसको फॉलो कीजिए,
और देश का विकास तब होगा। और एक बात और कह दूं कि मेरे मित्र उदय कुमार जी बैठे हुए हैं, कहते हैं साहब ऐसा है कि ये किताब अगर इंग्लिश वर्जन में आएगी तो नॉन हिंदी लोग जो है वो भी इसको पढ़ेंगे और ये समझेंगे, क्योंकि ये जो बुक है इसका मेन इशू ये है कि लोगों तक पहुंचे और राष्ट्रवाद जिसके लिए हम चिल्ला रहे हैं, राष्ट्रवाद का लिमिटेड मीनिंग लोग समझें क्या है। तो मैं और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ आप लोगों का, क्योंकि और भी वक्ता हैं, संजय जी है, उदय कुमार जी हैं, विजय जी हैं, ये बोलेंगे, इसलिए आप लोग आए यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब बसंत जी। आप इसी तरह अपनी रचनात्मकता से समाज का दिशा निर्देशन करते रहें और आप स्वस्थ रहें, हम सबके यही शुभकामनाएं हैं। श्री विजय कुमार जी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और अपने सामाजिक सरोकारों से वे अच्छी तरह परिचित हैं और उसके लिए समर्पित भी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। श्री विजय कुमार जी। आज के मुख्य अतिथि संजय निर्मल जी, उदय कुमार जी और पुस्तक के लेखक योजस्वी बसंत कुमार जी और दर्शक, मुझे सम्मान दिया कि मुझे स्टेज पर बिठा करके बसंत कुमार जी और कुछ शब्द मैं भी बोलूं। अनप्लान्ड है वैसे। जहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर की बात है, एक विचारधारा है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे मार्क्सवाद है, गांधीवाद है या लेनिनवाद जो भी है, उस पर जितनी भी रिसर्च की जाए शायद वो संभव नहीं कोई एक व्यक्ति कर सके। उन्होंने इतना बड़ा लिटरेचर दिया है और इतना आइडिया थॉट्स दिए हैं कि वो संभव ही नहीं है, किसी महासागर भी उसके आगे छोटा पड़ जाएगा शायद। उनकी जो राष्ट्रवाद की विचारधारा, वो भी मुझे लगता है कि जो मेरे विचार में वो बाउंड्रीज बियॉन्ड बाउंड्रीज़ है, क्योंकि उसमें मानवता ज़्यादा है। बाउंड्रीज़ की बात वो कम करते हैं, लेकिन उन्होंने मानवता की बात की है। और मानवता का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो यही है कि सभी का सम्मान होना, इक्विटेबल सोसाइटी होना। एक जो उन्होंने प्रॉब्लम रूपी जो लिखी, उसके बाद उन्होंने उसे मेरा आफ्टर 2 डिकेड्स उन्होंने खुद रिव्यू भी किया उस अपने प्रॉब्लम रूपी से, जो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में PhD की। मैं भी चाहता था उनके रिव्यू को दोबारा रिव्यू करूं, लेकिन शायद मुझे टाइम मिला। आई वॉज इन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एट दैट टाइम। तो उनकी राष्ट्रवाद को हम किसी तरह सीमित करें किसी व्यक्ति विशेष या बाउंड्रीज या किसी से, मेरे ख्याल से वो गलत है। वो बहुत यानी एक नैरो विचारधारा है। जहाँ तक उन्होंने दलितों का मसीहा, क्योंकि वो दलित परिवार में पैदा हुए इसलिए हमने उन्होंने दलितों का नेता मान लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई स्पेसिफिक वर्क उन्होंने दलितों के लिए किया है। ये गलत है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए किया, समाज के लिए किया। उन्होंने दलितों के लिए ये सोच के नहीं किया कि मैं दलितों के लिए कर रहा हूँ। वो डिप्रेस्ड क्लास थी, जो एक तरह से नेगलेक्टेड क्लास थी, जिन्हें सोसाइटी में एक तरह से आउट क्लास जिसे कहते हैं, और उनके घर भी मेरे ख्याल बस्तियाँ भी गांव से बाहर होती थी। उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ दी। उसमें एक रिजर्वेशन पॉलिसी भी उनमें से एक रिजर्वेशन पॉलिसी भी उसका एक वो है माध्यम है। कोई ना कोई तो यानी कि आपको कार्यक्रम लेके आना ही पड़ेगा अगर कुछ करना है। तो उन्होंने एक रिजर्वेशन की वजह से शायद उन्हें दलित नेता मान लिया।
रिजर्वेशन भी वो मेरे ख्याल से उन्होंने 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की थी। और जो दूसरा रिजर्वेशन जो सर्विसेज में है वो बेसिकली उनका पार्टिसिपेशन था पॉलिसी मेकिंग में, कि वो भी पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, कि वो जाने कि वो क्या चीज़ है, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसी का क्या शेयर है। शायद वो भी मिसअंडरस्टूड हुआ कि ये रिजर्वेशन जो सर्विसेज में है वो पॉलिसी मेकिंग की वजह से है, ना कि वो इकोनॉमिक है। वो इकोनॉमिक कोई डेवलपमेंट नहीं है उनका। कि अगर वो सपोज़ करिए आप 100 लोग बैठे हैं और एक कुछ बोलेगा तो शायद इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में शायद उसका व्यू नहीं होगा। लेकिन पॉलिसी मेकिंग में अगर प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा तो कम से कम वो अपने विचार दे सकता है उसमें। तो दूसरा लेबर रिफॉर्म है। मेरे ख्याल से लेबर रिफॉर्म इंडिया में उन्होंने ही किए, किसी और ने नहीं किए। लेबर के बारे में उन्होंने ही सोचा। लेबर क्लास अब कोई कास्ट तो नहीं है, कोई लेबर महिला भी कोई कास्ट नहीं है जो उन्होंने काम किया। और मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन लेबर रिफॉर्म दोबारा हुए हैं। और लेबर रिफॉर्म का फोकस कहाँ है वो मैं यानी क्लियर नहीं हूँ। आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। कि लेबर बाकी वेस्टर्न कंट्री जो डेवलप कंट्री जो आज विकसित मानी जाती हैं, वहाँ के लेबर एक्ट को देखें और हम अपनी कंट्री के लेबर एक्ट को देखें तो बहुत अंतर है। अभी बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है, वो शायद नहीं है। हमारा फोकस शायद डाइवर्ट हो रहा है कहीं पर। और इक्वलिटी की जो वाटर उन्होंने कई मंत्रालय में काम किया, वाटर रिसोर्सेज में उन्होंने काम किया। वाटर लिंकिंग का जो प्रोजेक्ट मीडियम माइनर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट हैं, मेजर प्रोजेक्ट हैं, उन्हीं की देन है। हीराकुंड वगैरह ये सब, यानी वाटर यानी कि टोटल कंट्री के डेवलपमेंट में जो उनका योगदान है वो शायद आप उसे राइट डाउन भी करना मुश्किल है। मैंने कहा ना, एक विचारधारा है अम्बेडकर, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ अपना वक्त पूरा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय विजय कुमार जी। आपने बाबा साहब के विविध विषयों पर जो उनका चिंतन था और जो उन्होंने, दुर्भाग्य से उनको केवल संविधान निर्माता के रूप में लोगों ने जान लिया, जबकि उन्होंने लेबर रिफॉर्म्स के लिए काम किया, महिला सशक्तिकरण की बात की। तो बाबा साहब को समग्रता में जो उनका योगदान है उसके लिए हम सदैव स्मरण रखेंगे। मित्रों, यह पुस्तक 2020 में प्रकाशित हो गई थी, परंतु कोरोना के चलते इसका लोकार्पण नहीं हो पाया था। आज वह शुभ अवसर आया है। इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की का एक संदेश है और उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीबों, दलितों, वंचितों सहित समाज की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज और राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान की शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर ने वंचित और उपेक्षित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए। ऐसे महापुरुष की पावन स्मृति में इस पुस्तक का प्रकाशन अत्यंत सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुस्तक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रेरक व्यक्तित्व के संबंध में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ समाज का दिशा निर्देशन करेंगी। योगी आदित्यनाथ, अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं सम्मानित मंच से आग्रह करता हूँ, कृपया डॉक्टर बसंत कुमार जी की पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवाद का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। आप सबका हार्दिक आभार।
इस पुस्तक की एक प्रति द ग्रैंड लग्जरी फार्म हाउस के सौजन्य से आपको प्राप्त होगी। कृपया कार्यक्रम के उपरांत अपनी प्रति अवश्य लेके जाएं। यहाँ पर्याप्त प्रतियों की व्यवस्था की गई है। हमारे मध्य में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के निदेशक श्री पी उदय कुमार जी हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विषयों में उनकी विशेष अभिरुचि है। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएँ, अपना वक्तव्य दें। श्री पी उदय कुमार जी। सबको नमस्कार। ये कार्यक्रम का चीफ गेस्ट श्री संजय निर्मल जी, राइटर, एडिटर एंड मेरा जो क्लोज फ्रेंड मिस्टर वसंत जी, विजय कुमार जी और बाकी साथियों, मैं आज के दिन में जो ये मंच में पहली बार बैठ रहा हूँ। पहले ये बहुत प्रोग्राम इधर अटेंड करते थे एक्चुअली, कोई भी जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर के प्रोग्राम। मैं पहली बार ये मंच में बैठा है, थोड़ा से नर्वस थे। ठीक है, मेरे को सेकंड जो हिंदी मेरा मदर टंग नहीं है, मैं तो तमिल का है, फिर भी मैं जो जितना मैक्सिमम कोशिश करके बात करेंगे। और ये वसंत जी ने मेरे को ये जो बुक के बारे में बहुत पहले मेरे को इसके बारे में बोले थे एक्चुअली। एंड मुझे पता है एक्चुअली वसंत जी ने इज़ अ वेरी गुड राइटर, बहुत लिखा है। मेरे पास आई थिंक उनका सभी बुक्स मेरे पास है एक्चुअली। सो इसलिए मैंने वो एक बार मैंने उनको बोला एक्चुअली, जो उनका जो राइटिंग है, उनका जो इतना उसका इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ है, इसको सभी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने से इनका रीच साउथ और सभी प्लेसेस में इनको जो सब पढ़ने के लिए चांस मिलेगा। इसलिए मैंने उनको बोला एक्चुअली, मैं अभी कोई किसी का रिक्वेस्ट करेंगे इवन साउथ में कोई इधर ट्रांसलेट करके और तमिल और इवन इंग्लिश में अगर पब्लिश करेगा तो सबको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, मैं एक्चुअली डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मैं बोलने के लिए मेरे को इतना क्वालिफिकेशन नहीं है, बिकॉज वो तो बहुत वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है। उसका कंपेयर करने से मेरे को बोलने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर भी एक्चुअली लाइक जो हम लोग बचपन से जो स्कूल में है और कॉलेज में है, सिर्फ इनके बारे में एज एकेडमिक्स का बेसिस में हम लोग पढ़ते थे एक्चुअली। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी का, इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन है क्या है, एक्सेप्ट 2-3 जो लोग बोलते थे लाइक फ्रीडम का मेन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। इसके अलावा एक्चुअली उनका इकोनॉमिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन थे, सोसाइटी के क्या कंट्रीब्यूशन थे, वुमन सेगमेंट के क्या कंट्रीब्यूशन थे, किसी को पता नहीं थे एक्चुअली। हम लोग भी उसको जो अंडरस्टैंड करने के लिए उतना इंटरेस्ट भी नहीं थे उस टाइम। स्कूल में भी कॉलेज में भी हमारा जो उसका माइंडसेट ऐसे होते थे। सब्सिक्वेंटली लाइक आप एक कॉलेज पास करके उसके बाद आपने जॉब स्टार्ट करने के बाद आपका बेस आपके जो एक्सपीरियंस के बेसिस में और आपका जो सोसाइटी का जो ट्रीटमेंट का बेसिस में आपका थोड़ा एक्सपोजर के बाद तब पता चलता है एक्चुअली सोसाइटी क्या है, सर्वाइवल कैसे कर सकता है एक्चुअली एज एन ऑफिसर और एज अ पॉलिटिशियन और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इसमें एक्चुअली लाइक आप थोड़ा सा एनालाइज करेगा तो आपको पता चलेगा एक्चुअली हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और आपका जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो थियरीज है कैसे लोग को हेल्प किया, कैसे एक्चुअली लाइक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए उनको थियरी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कंट्रीब्यूट किया, वो पता चलता है एक्चुअली। मैं भी एक्चुअली लाइक कॉलेज से उसके बाद जॉब तो पता ही आगे। सो उसके बाद एक्चुअली मेरे को भी एक्चुअली लाइक कभी कभी बैठ के सोचते थे एक्चुअली सोसाइटी में कैसे
इसको सर्वाइव करना है, कैसे इसको आप एक्सेल करना है, कैसे लीडरशिप अचीव करना है, ये पूरा एक्चुअली लाइक आपका इस चीज़ में अगर क्राइसिस फेस करने के टाइम में आपको इमीडिएट एक्चुअली आपका जो रेफरेंस है डॉक्टर अंबेडकर का जो थियरीज और उनका जो बुक्स और मटेरियल्स है एक्चुअली, सो दैट ही बिकम्स एन इंस्पिरेशन, सबको ही बिकम्स एन इंस्पिरेशन बिकॉज आई जस्ट लुक बैक, मैं फिर सोचते थे लाइक सी हम लोग इतना कंफर्ट है, सभी फैसिलिटीज़ है, इकोनॉमिक स्टेटस है, पोजीशन है, फिर भी एक्चुअली लाइक हम लोग के डरने के लिए क्या ज़रूरत है, वो हो बिकॉज उस टाइम एक्चुअली इनको बेसिक खाने के लिए भी नहीं, इतना डिस्क्रिमिनेशन थे, इतना अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन्होंने सर्वे किया, इन्होंने लाइक लोकल आई मीन पढ़ा एक्चुअली, देन लंदन जाके यू नो लाइक इकोनॉमिक्स पढ़ा एक्चुअली, देन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट किया, सो प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, सो मैं सोचते थे एक्चुअली लाइक उनको उतना उस टाइम में इतना डिफिकल्टी होगा तो हम लोग क्यों डरना एक्चुअली। सो फॉर्चुनेटली मेरे को भी लाइक मैं बेसिकली चेन्नई का है, पहले मेरे को एक हिंदी वर्ड भी पता नहीं थे बात करने का, सो अभी दिल्ली में आके मैं 10 साल हो गया, मेरे को बहुत फ्रेंड्स हैं सभी सोसाइटी में, सभी सेगमेंट से है, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एक्चुअली आपका ऑल आपका जो व्हेन यू इवॉल्व आप आगे बढ़ने के टाइम में इनका जो कॉन्सेप्ट्स है उसको आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे, आप आराम से एक्चुअली यू कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट लीडर एक्चुअली। सो मैं क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली लाइक इनका जो बुक्स है इट इज़ नॉट सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं है, पीपल ऑफ एक्चुअली नैरो माइंडेड हो गया एक्चुअली, बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कोई भी बात करेगा तो ये लोग सोचते हैं एक्चुअली ही टॉक्स अबाउट ओनली रिजर्वेशन, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजर्वेशन, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो लाइक सम ऐसे ही आई थिंक दैट इज बिकम अ नैरो माइंडेडनेस हो गया एक्चुअली। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वो उनका बुक्स और उनका थियरीज को कोई नहीं अंडरस्टैंड करेगा तो ही इज मच लार्जर पर्सनैलिटी, आई थिंक सबको आई थिंक एवरीबडी विल एग्री लाइक ही इज एक्सेप्टेड मच बेटर इन अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया हो और अमेरिका हो और इवन एनी यूरोपियन कंट्री में डॉक्टर अंबेडकर को इतना एक्सेप्टेंस है, ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ब्राइन्स एवर प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, बेटर देन सम ऑफ आवर टॉप लीडर्स। सो इसलिए एक्चुअली लाइक ही इज एन इंस्पिरेशन, लाइक वेदर ऑफिसर्स है और इवन पॉलिटिशियंस है और इवन वुमेन और अनएम्प्लॉयड, ही इज एन इंस्पिरेशन एक्चुअली। सो when he talks about सबका जो बुक्स है एक्चुअली लाइक डॉक्टर अंबेडकर एक नेशनलिज्म पर्सपेक्टिव, इसमें he defines like this, he says nationality is described by Dr. Ambedkar as conscious of kind, awareness of the existence of that tie of kinship. So he defines that, ऐसे डिफाइन करता है एक्चुअली। इनफैक्ट इनका जो लास्ट स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, he had categorically said caste system and democracy cannot coexist. So that is a fundamental principle which is being followed. That is I think one of the reason abhi India still we are most vibrant democracy hai. I think that is because of his speeches और उनको जो theories है. Plus that is why Indian constitution barred discrimination on the basis of caste and language. The very purpose, the preamble of the constitution itself stresses on equality and fraternity among the citizens. So, and also Dr. Ambedkar ne, when he was creating the constitution, he took 3 important concepts from the French Revolution, that is liberty, equality and fraternity. So they are the basically the you know the fundamental principles of Indian constitution, and he was a pioneer not only in the constitution making, he was also a pioneer in the women's education on the jobs. So today actually like in fact many people think that you know women have come up very hard and all this, but इनका जो theories और इनका जो concepts constitution में create किया और इनका various books में लिखा है, so that's what actually like now women are very successful today, and plus economic emancipation of all the people including the downtrodden, it is उनका vision है। so आज के दिन में like if I am sitting here as an officer आपका सामने बात करने के लिए मेरे को confidence होगा तो it is entirely बिकॉज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर का जो फंडामेंटल्स हम लोग दिया उसके बेसिस में, दैट गिव्स इंस्पिरेशन। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्चुअली लाइक विजय कुमार साहब भी बात किए थे एग्रीगेशन, आई मीन इरिगेशन इंडिया में एक्चुअली लाइक नाउ ही टॉक्ड अबाउट इंटरलिंकिंग रिव्यूज, वो
almost 56 years back. Suppose आज के दिन में again we are talking about integration of rivers, interlinking of rivers. उसी दिन actually वो किया होगा तो we could have saved lakhs and lakhs of crores of money. But अभी क्या हो गया, अभी now it becomes a necessity. So like, he was such an intellectual with this almost 50 years ahead of he was able to see. So that had we adopted some of the visions and missions of Dr. Ambedkar, maybe like I think our India would have been a much better country today, or maybe like we'll be having a much better economy. When actually government अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए सोच रहा है, एक्चुअली ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी by 2025 certainly possible है, because people are now COVID के बाद they want to become much bigger. Business people also very ambitious. So अगर only thing is if you create an inclusive society, like creating a 5 trillion economy is ठीक है, but इसमें inclusivity कितना है, सबको मौका मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है. So then it is really a developing nation का जो एक image आ जाता है actually. So I think if I will just would like to only sum it up saying that अभी whether self-employment or employment generation और इकोनॉमिक ग्रोथ और द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और आपका लाइक एग्रीकल्चर पॉलिसी, ये पूरा एक्चुअली अगर डॉक्टर अम्बेडकर के जो वेरियस बुक्स है उसमें से कोई भी रेफरेंस अगर करेंगे एंड गवर्नमेंट में जो पॉलिसी में इसको कुछ इंटीग्रेट करेगा तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. सो इसकी ज़्यादा मैंने बात नहीं करेंगे बिकॉज मेरा इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है. सो आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट बसंत जी फॉर राइटिंग दिस बुक, एक्सेलेंट बुक. एंड इनका पेशन सबको आना चाहिए. मैं भी एक्चुअली लाइक साहब से बात करता हूँ, मेरे को भी इतना बुक लिखने के लिए नहीं आता है, टैलेंट नहीं है. सो इनको एक्चुअली इतना टैलेंट है कि कीप्स राइटिंग, कोई बोर नहीं है एक्चुअली. सो दैट इज़ अ सेपरेट टैलेंट है. सो सभी ऐसे कुछ उनका एक्सपीरियंस से बुक लिखेगा तो आई थिंक सोसाइटी भी आगे बढ़ेगा. देयर इज अ डिसिप्लिन, पीपल विल बिकम रिस्पॉन्सिबल. सो विद दिस आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर बसंत जी फॉर राइटिंग सच एक्सेलेंट बुक्स. सो सभी नेक्स्ट जनरेशन पे भी इंस्पिरेशन हो जाएगा. एंड आई वुड लाइक टू थैंक संजय निर्मल जी फॉर गिविंग टॉलरेटिंग मी. इतना मैं बात किया तो बहुत बड़ा लीडर है. सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट. धन्यवाद आदरणीय उदय कुमार जी. आपने कहा कि बाबा साहब के विषय में बोलने की आपकी पात्रता नहीं है, पर आपके उद्बोधन से ऐसा लगा नहीं. आपने उनके बारे में बहुत नवीन जानकारी हमारे समक्ष रखी. हमारे मध्य में श्री संजय निर्मल जी हैं. वे भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री हैं और विगत 14 वर्षों से निरंतर इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं. संगठन में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है. वे ज्योतिष विद्या के महर्षि हैं और इसका अध्यापन भी कर रहे हैं. मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आएँ, हमें संबोधित करें. श्री संजय निर्मल जी. मेरे साथ बोलेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. दोनों हाथ खड़े करके बोल रहे हैं. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. आज डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवाद पुस्तक के लोकार्पण पर यहाँ उपस्थित मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई और ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले आदरणीय श्री बसंत कुमार जी, जिनके अनेक पुस्तकें इस समय देश में अनेक लोग पढ़ रहे हैं और उससे सीख रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, और उनका साथ देने वाले प्रभात प्रकाशन के आदरणीय श्री प्रभात जी हम सबके बीच में जिस प्रकार से शांत मुद्रा में यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि जितनी एनर्जी यहाँ अधिकांश लोगों में है उससे ज़्यादा एनर्जी इस समय उनके वर्तमान में भी इनके दिमाग में होगी. जितनी भी राष्ट्रवाद से संबंधित सामग्री है, देश से संबंधित सामग्री है, ऐसी सामग्री जो जनता के बीच में पहुंचे, जो कुछ अलग ही प्रकार की जानकारियां, उन सब के लिए
प्रभात जी बिल्कुल आगे बने लगे रहते हैं और पुस्तकें भी उनके लिए छापते हैं। और ऐसे लोग जो पुस्तकें नहीं छपवा सकते, सिर्फ उनके पास आ जाएं और उनका सहयोग भी करने वाले ऐसे प्रभात जी, आदरणीय श्री पी उदय कुमार जी जो कि NSIC के डायरेक्टर हैं और अनुसूचित जाति वर्ग और जो गरीब लोग हैं उनके लिए प्रशिक्षण भी वहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं, लोन भी उपलब्ध करवाते हैं और बड़े पद पर रहते हुए किस प्रकार से जनता के बीच में जुड़ा जाए उस सामाजिक पृष्ठभूमि को भी ये पूरी तरह से निभाते हैं। आदरणीय श्री विजय कुमार जी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आज उनको सुनने का मौका मिला, मुझे अच्छा लगा। प्रबुद्धजन, सामने बैठे माताएं बहनें, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस वाक्य को महाभारत के रण में बोला था और इस मंत्र से आज भी हम सब लोग सुबह, प्रातः, दोपहर, शाम जब भी इसका स्मरण करें हमारे बीच में एक ऊर्जा सी हम लोगों के अंदर आ जाती है। अगर इस मंत्र को यदि चरितार्थ किया है तो चरितार्थ करने में आज जिस महापुरुष के पुस्तक को पढ़ने का हम सबको सौभाग्य मिला है, मिलेगा, ऐसे आदरणीय युग पुरुष, महापुरुष जिनकी सबसे ज्यादा संसार में मूर्तियां हैं, संसार में सबसे ज्यादा फॉलोअर जिनके हैं, युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर जी, हमारे अंबेडकर, हम सब के अंबेडकर, इस भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के अंबेडकर, विश्व में प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति जो संघर्ष करता हुआ, अन्याय को झेलता हुआ, अस्पृश्यता को झेलता हुआ साक्षात रूप में, जिसको ना तो पानी पीने को दिया जाता हो, भोजन की बात करें तो भोजन कैसे उपलब्ध होगा, वस्त्र उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, पढ़ेगा कैसे एक व्यक्ति जिसके पास में पैसा नहीं है, आर्थिक व्यवस्था नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष जिसको चलती बैलगाड़ी से उतार दिया गया हो, जिसके परिवार को उतार दिया गया हो, ऐसा महापुरुष जो बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ जिन्होंने उनको वो दिया, छात्रवृत्ति दी, उस छात्रवृत्ति को लेकर जब वो कोलंबिया और लंदन जाते हैं तो वहां पर वो खाते क्या है, पीते क्या, किसी ने सोचा है? थोड़ी सी छात्रवृत्ति में एक महापुरुष जो हमें आज भी प्रेरणा दे रहा है, एक ब्रेड और एक कॉफी के अंदर पूरे दिन में उसको ग्रहण करके इस विद्या रूपी सागर को प्राप्त करने के लिए, इस विद्या रूपी सागर के अंदर गोते लगाने के लिए लालायित होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पिता फौज में सूबेदार रहे हों, ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष चाहते पढ़ने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद तो बड़े ही शान और शौकत के साथ में विदेश के अंदर अपनी जीवन बसर कर रहे होते, परंतु उन्होंने इसी देश में रहकर गरीबों, अन्याय जो जिनके साथ में अन्याय हो रहा था, जो शोषित थे, पीड़ित थे, उनके लिए कार्य करने का विचार किया। आज हमारे सामने एक पुस्तक जो कि आदरणीय श्री बसंत कुमार जी लेकर आए हैं, अभी उसका लोकार्पण हुआ है। क्या हमने यहां पर बैठे हुए एक एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ने उस पुस्तक को खोलकर देखा है? इसमें लिखा क्या है? इसमें वो सामग्री है जो व्यक्ति एक बार पढ़ ले, मैंने अभी अभी देखा इसको, तो वो व्यक्ति कहीं पर भी
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करने से बिल्कुल नहीं चूकेगा। वो व्यक्ति भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों का उनसे लोहा भी लेगा, मुकाबला भी करेगा। जो इस किताब को पढ़ लेगा उसके पास में इतनी जानकारियां आ जाएंगी कि कुछ और जानकारियां लेने के लिए नहीं, वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं आपके पास में जितनी, देखिए मैं किताबें हैं, पुस्तक है आपके पास में, जरा खोल के देखें। मैं सिर्फ एक बात आपके वाक्य पढ़ना चाहता हूं, एक बार जिसके पास में वो खोल लें प्लीज, क्योंकि आज इस लोकार्पण में पुस्तक नहीं खुलेगी तो घर पर भी नहीं खुलेगी साहब। आज नहीं पढ़ेंगे तो कल भी इसको नहीं पढ़ेंगे। यहां देखिए, एक ही वाक्य के अंदर इस पुस्तक का सार आपके सामने आता है। हम भारतीय हैं सबसे पहले और अंत में। समय और परिस्थितियों को देखते हुए सूरज के नीचे कुछ भी इस देश को सुपर पावर बनने से नहीं रोकेगा। कल पुतिन यहां पर भारत के अंदर आए, उन्होंने भारत को महाशक्ति माना या नहीं माना? बताइए आप मुझे। माना ना? उन्होंने कहा अमेरिका, इस पूरा विश्व इस भारत को महाशक्ति मानता है। देश के अंदर विदेश के अंदर यदि सबसे पहला नंबर 1 विश्व का यदि कोई नेता है तो आपका नेता, हमारा नेता नरेंद्र मोदी है। बोलो है या नहीं? बंधुओं, कांग्रेस ने उन्हें हराया, बार बार अपमानित किया, भारत रत्न नहीं देने दिया। भारत रत्न देने के लिए भारतीय जनता पार्टी से संबंधित सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। पंचतीर्थ का निर्माण हुआ, वो निर्माण करने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने उनके पंचतीर्थों को संभाला और देश को समर्पित कर दिया। कहां उन्होंने जन्म लिया, कहां शिक्षा ली, कहां दीक्षा ली, कहां उनका परिनिर्वाण हुआ, कहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अरे ये तो कांग्रेस वो है जिन्होंने मरने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान किया। दिल्ली के अंदर जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ 26 अलीपुर रोड, वहां पर उनको कहा गया, उनके अनुयायियों को, कि दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। यही वो कांग्रेस है जिसने ज्यादा से ज्यादा शासन किया इस देश पर। और कहां उनका अंतिम संस्कार हुआ सब जानते हैं, मुंबई के अंदर चैत्य भूमि में। और चैत्य भूमि के अंदर पंचतीर्थ के नाम पर यदि निर्माण कराया, किसने करवाया? हमारे नरेंद्र मोदी ने करवाया। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, यदि किसी ने सम्मान दिया तो इस सरकार ने दिया। मोदी जी ने जब आए तो सबसे पहले काम किया क्या उन्होंने? उन्होंने कहा यह मजदूरों की सरकार है, शोषित पीड़ितों की सरकार है। मुझे गर्व है कि उन्होंने आते ही कहा कि स्वयं सत्यापित कीजिए किसी भी कागज को। क्या अनुसूचित जाति में, पूछना चाहता हूं यहां एक एक व्यक्ति से, क्या अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति के पास में, उनके परिवारों में, उनसे मिलने वाले लोगों के बीच में कोई गजेटेड ऑफिसर होता था? एक इक्का दुक्का गजेटेड ऑफिसर होते थे, सबके उनके पास में होते नहीं थे, जान पहचान होती नहीं थी। कहां पर वो स्टैंप लगवाएंगे, कहां पर वो अटेस्टेड करवाएंगे? तो यदि सम्मानित करने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया। उन्होंने स्वयं सत्यापित कीजिए, आप जिस कागज पर साइन कर देंगे वो कागज प्रमाणित है। उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छता अभियान किसके लिए क्या गया? क्या स्वच्छता अभियान झाड़ू लगाने से संबंधित था? नहीं, एक सोच बदलने के लिए था। देश के प्रत्येक नागरिक की सोच बदलने के लिए कि झाड़ू लगाने से, स्वच्छ करने से देश भी साफ होगा, कॉलोनी समाज भी साफ होगा, परिवार के अंदर भी गंदगी नहीं रहेगी और हमारे मन के अंदर भी गंदगी नहीं रहेगी, हमारी सोच साफ हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि झाड़ू लगाने से, सफाई करने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। बंधुओं, ऐसी विचारधारा जो डॉक्टर अंबेडकर जी के कर्म को चरितार्थ करती है, वो कौन कर रहा है?
डॉक्टर अंबेडकर जी यही तो चाहते थे, समानता हो, समरसता हो, आपस के अंदर एक व्यवहारिक तरीके से लोग मिलजुल कर रहे हैं। वो चाहते थे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, समानता सबको मिले। आज वो सबको उपलब्ध हो रही है। आर्थिक के रूप में आप देखें, जनधन योजना, किन लोगों के पास में बैंकों के अंदर अकाउंट नहीं होते थे? हमारे लोगों के अंदर बैंक उनके अकाउंट नहीं होते थे, क्योंकि बैंक के अंदर जिसका खाता होगा वही तो उसको बैंक के अंदर खाता खुलवा सकता है। दूसरा व्यक्ति साइन तो करवाएगा ना किसी गारंटर से। बंधुओं, आज सबसे ज्यादा कोरोना काल के अंदर अगर डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से किन लोगों के पास में पैसे आए, वो हम लोगों के पास में पैसा आए। यही तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे। बंधुओं, आज देश के अंदर कुछ ऐसे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं, देश के खिलाफ खड़े होते हैं, और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लेकर कहीं पर भी धरने चौक पर बैठते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं यहां एक एक व्यक्ति से, क्या वो सही है, गलत है? जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके किसी भी आंदोलन में कोई हिंसकता नहीं हो, संसार में यदि सबसे ज्यादा आंदोलन हुए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में हुए हैं। सबसे ज्यादा सफल आंदोलन किसके नेतृत्व में हुए हैं? वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में हुए हैं। और आज उन्हीं के फोटो लेकर देश तोड़ने वाले खड़े हो जाते हैं। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है इन देशद्रोहियों और जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें? कौन करेगा? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अनुयायी करेंगे। हम सब अनुयायी हैं उनके। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित नहीं थे। वो पूरे देश के अंदर सर्व समाज के नेता हैं। आज कट्टरवादी, कट्टरपंथी लोग उनको एक समाज से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये किसी भी प्रकार से मानने योग्य नहीं है, ये निंदनीय है। आज एक बात और करना चाहता हूं, उनको छात्रवृत्ति किसने दी? सयाजी राव गायकवाड़ जी ने दी। उनको कोल्हापुर के राजा शाहू जी महाराज ने उनकी मदद की। तो क्या उस समय भी समाजवाद नहीं था? क्या समाज के अंदर किसी भी काल में, किसी भी समय में अगर व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति है, आगे बढ़ने की शक्ति है, तो ये समाज मदद करता है। उस समय भी समाज ने मदद की और वर्तमान में भी समाज मदद कर रहा है। उस समय अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति खाना खाना तो दूर, मिलना तो दूर, पास तक नहीं फटकने दिया जाता था। आज अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति इसी संविधान, इसी देश के समाज के कारण, इस देश के समाज के लोगों के कारण मंच पर बैठता है, साथ खाना खाता है। 36 बिरादरी इस देश की अलग नहीं हो सकती। अनुसूचित जाति वर्ग भी इसी देश के अंदर है और अन्य जातियां भी इसी देश के अंदर है। कोई भी एक उंगली समाज का गठन नहीं कर सकती, समाज का निर्माण नहीं कर सकती। कोई भी एक जाति समाज का निर्माण नहीं कर सकती। कोई भी एक उंगली मुट्ठी नहीं बना सकती। समाज का निर्माण करने के लिए सभी 36 जातियों का होना बहुत आवश्यक होता है। कोई कमजोर है, कोई ताकतवर है, वो बात अलग हो सकती है, परंतु जब वो एक होकर मिलकर राष्ट्र का, समाज का निर्माण करती है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से ऊपर से देखकर वहां से हम सबको आशीर्वाद देते हैं। बंधुओं, जहां तक एकात्म मानववाद की बात है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एकात्म मानववाद के पक्षधर थे, जिसे बाद में चलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी इस विषय पर कहा है। राष्ट्र को एकजुट करने का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था, वो उसके वो पक्षधर थे। अभी बताया, आप सबको जानकारी है, धारा 370 के कारण किसको परेशानी? जाति वर्ग की, वाल्मीकि जाति। वो डॉक्टर भी बन जाते थे, लेकिन सफाई का काम ही उनको मिलता था वहां पर।
कैसा अन्याय कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने वहां पर किया, देश के अंदर किया। बंधुओं, बहुत सी बातें हैं जो मुझे रखनी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने धर्मांतरण कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण करने का वो चाहते तो मुसलमान बन जाते, चाहे तो ईसाई बन जाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं देश के अंदर इस मिट्टी में जिया हूं, इसी देश की मिट्टी में ही मरूंगा, इसी मातृभूमि के जो लोगों से मिलकर करूंगा, आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कहा मैंने कमरा बदला है, मकान नहीं बदला। क्या कहा? कमरा बदला है, मकान नहीं बदला। मैं उसी मकान का मैं रहने वाला व्यक्ति हूं, इस देश का नागरिक हूं। बंधुओं, क्योंकि समय भाई साहब ने बताया कि 15 मिनट बोलना है साहब, तो मैं अब अपनी भाषण को अपने यहीं पर बात विराम दे। बहुत सी बातें करनी है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, एक एक विषय। डॉक्टर अंबेडकर तो एक सागर है साहब, एक विचारधारा। डॉक्टर अंबेडकर एक विचारधारा है। आज विश्व में यदि पीएचडी अगर कहीं पर होती होगी, रिसर्च हो रही है, तो अधिकांश पीएचडी डॉक्टर अंबेडकर जी पर हो रही है, विचारधारा पर हो रही है। क्योंकि यह विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो सदियों सदियों तक, युगों युगों तक देश के प्रत्येक नागरिक का मार्गदर्शन करेगी, निर्माण करेगी, एक व्यक्तित्व का निर्माण करेगी। एक बात कहकर समाप्त करता हूं। कुछ लोग संघ के बारे में बोलते हैं। मैं बाल अवस्था से स्वयंसेवक हूं साहब, शिक्षित स्वयंसेवक बालकाल से। उस समय में अब समझ लीजिए कि मेरी उम्र 52 साल हो गई है, तो 5-6 साल का रहूंगा। मैंने तो नहीं देखा किसी भी शाखा के अंदर, मैं संघ की जिम्मेदारी भी रही उस समय, मैंने तो नहीं देखा। जब मैं पूछना भी चाहता हूं यहां पर एक एक व्यक्ति से, जब व्यायाम होता है, शरीर के साथ में शरीर रगड़ता है, पसीने के साथ पसीना मिलता है, तो वहां पर क्या संघ की शाखा में कोई अनुसूचित जाति वर्ग का होता है, क्या सवर्ण जाति का? सब एक होते हैं, इस देश के मिट्टी के लाल होते हैं। जब वहां पर सहभोज होता है, तो क्या सहभोज जब कटोरियां बदलती हैं, भोजन एक आता है, सबके बीच में होता है, मुख्य शिक्षक बाहर बैठ जाता है, सब भोजन रख देते हैं, सब मिक्स हो जाता है, तो क्या वो भोजन किसी अनुसूचित जाति वर्ग का होता है या किसी ब्राह्मण का, क्षत्रिय, वैश्य का होता है? वो इस देश के नागरिक का भोजन होता है, इस डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी का भोजन होता है, इस देश के भारत के लाल का भोजन होता है। बंधुओं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बार संघ की शाखा में गए, महात्मा गांधी जी भी गए थे, शिविर में गए। उन्होंने कहा कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम तो यहां संघ कर रहा है। तो बंधुओं, हम सब लोग जुड़ें। कैसे जुड़ें, किससे जुड़ें, सोचना आवश्यक है। इस किताब को पढ़ना आवश्यक है। यह किताब, मुझे लगता है कि हम अपने जिस घर में ऐसी किताब होंगी, ये किताब होगी, वो घर भी पूरी तरीके से देश के पक्ष में रहने वालों का होगा। क्योंकि विचार ही ऐसे सकारात्मक विचार है, पॉजिटिव विचार है, राष्ट्रवादियों का वो घर बनेगा, संस्कार आएंगे। बंधुओं, हम सब आगे बढ़ें, इस देश को आगे बढ़ाएं, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और देश की सरकार के साथ खड़े होकर एकजुट होकर बोले, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद भाई साहब संजय जी। आपने बहुत प्रखरता से बाबा साहब की रचनात्मकता और उनके योगदान को यहाँ रेखांकित किया। संघ के तृतीय सरसंघचालक परम पूज्य बाला साहब जी कहते थे, अगर अस्पृश्यता पाप नहीं है तो इस संसार में कुछ भी पाप नहीं है। तो हम जिस समरस भारत की कल्पना करते हैं, उसके आधार में बाबा साहब के विचार हैं। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा पुनीत कर्तव्य है। प्रभात प्रकाशन सचमुच अभिभूत है, आनंदित है आपके आगमन से। आदरणीय संजय निर्मल जी का आभार कि वे आए और इस दायित्व का निर्वहन किया। वो उनके उद्बोधन से हम लोग बड़े लाभान्वित हुए। श्री पी उदय कुमार जी का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, श्री विजय कुमार जी का भी,
और आज के समारोह के केंद्र बिंदु बसंत जी का हार्दिक आभार और शुभकामनाएं कि वे स्वस्थ रहें। उनका उत्साह देखते ही बनता है। इस कार्यक्रम को लेकर वो बहुत उत्साहित थे। आज ये अंततः कार्यक्रम सफल हुआ। आपके आने से आप सब अपना व्यस्त समय निकाल के यहाँ पधारे। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार इतनी सुंदर व्यवस्था देने के लिए। बाहर जलपान की व्यवस्था है, आप सबसे आग्रह कृपया जलपान करके जाइएगा और पुस्तक की प्रति भी लीजिएगा। पर आप सबसे आग्रह कृपया खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। हमारे बीच में राजेंद्र शर्मा जी हैं, राजेंद्र कुमार जी वंदे मातरम प्रस्तुत करेंगे। कृपया आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए, तो कृपया शांत रहेंगे। सकल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै धृत खर करवाले। अबला के नो माए तो बोले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि वेद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म। त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारो ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी। वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरिणीं भरिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। कृपया जलपान के लिए इधर बाहर हम इस गेट से बाहर निकलेंगे तो जलपान की व्यवस्था है।